नमस्कार दोस्तों, पीसीएम कॉन्सेप्ट मोटिवेशनल टॉक में आज हम फिज़िक्स पढ़ने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स के काफ़ी लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं। सो फिज़िक्स में आज हम नया यूनिट शुरू करेंगे जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। सो जब हम लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हिस्ट्री है मोशन की अरिस्टोटल से शुरू होती है। अरिस्टोटल ने कहा था कि अरिस्टोटल को लगता था एक्सटर्नल फोर्स इज़ नेसेसरी टू कीप बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसको लगता था कि कोई भी अगर बॉडी है उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए भी एक फोर्स चाहिए, क्योंकि उसको लगता था कि बॉडी की इनहेरेंट जो चीज़ है बॉडी के, एवरी बॉडी इन मोशन टेंड्स टू स्लो डाउन एंड कम्स टू रेस्ट। उसको लगता था नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडी इज़ द स्टेट ऑफ रेस्ट। ये अरिस्टोटल की थ्योरी थी। 1564 से 1642 अरिस्टोटल का टाइम पीरियड है 384 से 329 बीसी, और उसके बाद 1564 से 1642 एडी में लगभग 2000 साल के बाद जो अरिस्टोटल को गलत प्रूव किया है गैलीलियो ने। गैलीलियो के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। दोस्तों, हर एक साइंटिस्ट के बारे में जब आप पढ़ते हैं, चाहे वो अरिस्टोटल है, गैलीलियो है, न्यूटन है, आइंस्टाइन है, रदरफोर्ड है, जो भी आप साइंटिस्ट के बारे में नाम सुनते हैं तो उसके बेसिक ज़रूर पता करें कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ, कब उन्होंने सबसे जो उनका प्रसिद्ध जो उनकी इन्वेंशन है या जो उनकी थ्योरी है उन्होंने कब वो लेके आए, और उसके बारे में। क्योंकि एक साइंटिस्ट को दोस्तों सारी उम्र निकल जाती है अपने किसी भी चीज़ को इन्वेंट करने के लिए। सो हमें उसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। सो गैलीलियो के बारे में अगर मैं बात करूं, सो दोस्तों गैलीलियो जो थे उनका जन्म जो है 1564 में और फ्लोरेंस इटली में, और उनकी डेथ हुई 1642 में टस्कैनी में एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा से की। उन्होंने काफ़ी चीज़ों को फिज़िक्स में प्रभावित किया है गैलीलियो ने, जिसमें कि हेलियोसेंट्रिसिज्म, काइनेमेटिक्स, ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी में आप गैलीलियो का नाम बार बार सुनते हैं। और ये उन्होंने कुछ एक प्रिंसिपल्स दिए हैं, स्पीड, वेलोसिटी, ग्रेविटी, प्रोजेक्टाइल मोशन। इन्होंने पेंडुलम, हाइड्रोस्टैटिक बैलेंसेस स्टडी किए हैं। इन्होंने गैलीलियो ने कोपरनिकन हेलियोसेंट्रिसिज्म जो है उसका चैंपियन किया था। इन्होंने कहा था कि अर्थ रोटेट डेली एंड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जिसके लिए इनको कैथोलिक चर्च से काफ़ी ओपोजिशन भी झेलनी पड़ी थी। सो ये गैलीलियो हैं। गैलीलियो ने क्या देखा, गैलीलियो ने अरिस्टोटल को कैसे इनको जो है लॉजिकल इनका नेगेटिव किया, वो कैसे किया। दोस्तों, गैलीलियो ने देखा दो इंक्लाइन प्ले लिए। एक इंक्लाइन पे उन्होंने टॉप से बॉल रिलीज़ करी और उन्होंने देखा स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, और दूसरे पे उन्होंने नीचे से ऊपर भेजा बॉल को, स्पीड डिक्रीज़ कर रही है। तो इसका मतलब है अगर बॉल नीचे आ रही है स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रही है, इसका मतलब ऊपर डेसेलरेशन हो रही है। इसका मतलब अगर बॉल को हम सीधे प्लेन पे अगर रोल करें तो उसको यूनिफॉर्म मोशन से चलना चाहिए, अगर उस पर टेबल पे फ्रिक्शन नहीं है। सो फॉर अ फ्रिक्शनलेस टेबल गैलीलियो ने ये कहा कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, गैलीलियो ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये ऑब्ज़र्व किया कि जो बॉल है अगर उसको एक एंगल, इसको जो रिलीज़ किया जाता है, डिफरेंट जो प्लेन्स, उसने डिफरेंट एंगल्स के प्लेन लिए, तो उसने देखा कि बॉल की हाइट सेम है। अगर उसका एंगल कम कर दिया जाता है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है लेकिन सेम हाइट पे पहुंचती है। अगर उसका एंगल और कम कर दिया जाता है तो वो सेम हाइट पे पहुंचती है, उसको डिस्टेंस ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है। तो अगर उसने कहा कि अगर मैं एंगल लूँ ही ना, अगर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दूँ तो वो बॉल अपने आप चलती रहेगी। जिससे पता चला गैलीलियो ने ये कहा कि भी बॉल को मूव करने के लिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे मूव करने के लिए किसी भी फोर्स की ज़रूरत नहीं है, जिसको कि गैलीलियो ने इनर्शिया का नाम दिया। इनर्शिया कॉन्सेप्ट गैलीलियो ने डिस्कवर किया। सो गैलीलियो ऑब्जर्व्ड दैट ए स्मूथ बॉल रोलिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस would roll to the height from which it was rolled regardless of the angle of the incline of the ramp। उसको एंगल का फर्क नहीं पड़ता, वो सेम हाइट पे जाके पहुंचेगी। How far will the ball roll on a level surface if it is not stopped by friction? अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो बॉल कहाँ जाके रुकेगी? वो बॉल रुकेगी नहीं, कायदे से रुकनी नहीं चाहिए। गैलीलियो की थ्योरी के अकॉर्डिंगली वो बॉल रुकेगी ही नहीं, ताकि बॉडी की नेचुरल स्टेट है वो रेस्ट पे है। और गैलीलियो कहता था कि नहीं, बॉडी को अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना है तो उसको किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं है। गैलीलियो ने एक कॉन्सेप्ट दिया इनर्शिया। इनर्शिया एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसको हम अपनी डेली लाइफ में बड़ा इजीली ऑब्जर्व करते हैं। वो कैसे ऑब्जर्व करते हैं मैं वो भी आपको बताता हूँ। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट कैन नॉट चेंज बाई इट सेल्फ इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इट इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया का अगर मैं सिंपल भाषा में मतलब कहूँ तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही बने रहना चाहती है, वो मोशन में नहीं आना चाहती, इसको हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट।
अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करते हुए रहना चाहती, वो रेस्ट में नहीं आना चाहती, इसको हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी एक डायरेक्शन में जा रही है और उसको दूसरी डायरेक्शन में टर्न करने को कहा जाता है तो वहाँ पे आता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वो बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहती। सो ये तीन तरह के इनर्शिया हैं, इनर्शिया एट रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो इन तीनों को अब हम धीरे धीरे पढ़ते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की एग्जांपल क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन की एग्जांपल क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की एग्जांपल क्या है। आइए इन तीनों को पढ़ते हैं, उसके बाद हम जाएंगे न्यूटन लॉज के ऊपर। सो दोस्तों, इनर्शिया में बता रहा था एक बड़ा ही पावरफुल कॉन्सेप्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है कि जैसे हम गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी एकदम से स्टार्ट हुई और हम एकदम पीछे की तरफ जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि जो हमारे पैर हैं वो गाड़ी के साथ मोशन में आ जाते हैं, हमारी जो लोअर बॉडी है वो गाड़ी के साथ स्टेशनरी है, वो मोशन में आ जाती है, लेकिन अपर बॉडी को मूव करने में टाइम लगता है। वो इनर्शिया वो रेजिस्ट करती है, इसलिए वो पहले पीछे की तरफ जाती है। जैसा आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि गाड़ी पे बैलून बंधे हुए हैं, तो जैसे ही गाड़ी चलती है तो बैलून एकदम से पीछे की तरफ जाते हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी पे बैलून बंधे हुए हैं और जैसे ही गाड़ी चलती है तो बैलून पीछे की तरफ जाते हैं। सो दिस इज़ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ग्लास के ऊपर एक कवर है, कवर के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है। तो अगर मैं एकदम से उस कवर को पुश करता हूँ तो वो सिक्का पानी में जाके गिरता है, क्योंकि वो सिक्का जो है, वो कॉइन है जो, वो इनर्शिया के कारण रेस्ट पे रहना चाहता है, उसकी स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट की है। जैसे ही मैं एकदम से उसके जो नीचे कार्ड है, कार्ड को मूव कर देता हूँ तो वो कॉइन जो है ग्लास में गिर जाता है। दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ इनर्शिया एट रेस्ट। अब हम इनर्शिया ऑफ मोशन डिस्कस करते हैं। सो दोस्तों, इनर्शिया ऑफ मोशन की एग्जांपल ये है, आप देख रहे हैं गाड़ी एकदम से व्यक्ति चला रहा है, जब एकदम से ब्रेक लगाई जाती है तो व्यक्ति का जो हेड है वो आगे की तरफ आता है। सो इसका रीज़न क्या है कि इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब हमारी जो लोअर बॉडी है वो गाड़ी के साथ एकदम से रेस्ट में आ जाती है, लेकिन जो अपर बॉडी है वो रेजिस्ट करती है रेस्ट को आने के लिए। इसके लिए वो एक बार आगे जाएगी, फिर वो संभलेगा व्यक्ति और फिर वो पीछे आएगा। सो इनर्शिया ऑफ मोशन की एग्जांपल है। इनर्शिया ऑफ मोशन की एक एग्जांपल मैं और दिखाता हूँ। जैसे इनर्शिया ऑफ मोशन की ये दूसरी एग्जांपल है, व्हाई यू नीड टू वियर अ सीट बेल्ट स्पेशली इफ़ यू आर अ जिराफ। अगर जिराफ हैं आप तो आपको सीट बेल्ट बांधने की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि आप एकदम से जब गाड़ी रुकेगी तो आप एकदम से आगे जाके गिरेंगे। जैसा आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, कोई व्यक्ति ट्रक के ऊपर जो सफ़र कर रहा है, ट्रक एकदम से आके ब्रेक लगाता है जब कोई ऑब्स्टिकल आती है तो एकदम से जाके गिरता है। उसकी वजह यह है कि इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि वो व्यक्ति के जो लोअर पार्ट है वो एकदम से रेस्ट में आ जाता है, अपर पार्ट मूव करता है और वो एकदम से जाके दूर जाके गिरता है। इनर्शिया ऑफ मोशन की एग्जांपल है। इनर्शिया ऑफ मोशन का दूसरा अच्छा एग्जांपल जो दिया जाता है नॉर्मली, कि कोई भी लॉन्ग जंप करने वाला एथलीट है, एथलीट को पहले भागना क्यों पड़ता है, क्योंकि वो अब चाहता है कि उसकी सारी बॉडी एकदम से मोशन में आ जाए जब वो जंप ले, और उसकी पूरा का पूरा जो बॉडी का जंप लेने का जो उसको पीछे भागने का उसको फ़ायदा है, मोमेंटम उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाए, उसका किसी भी पार्ट का इनर्शिया ना रहे कि बॉडी में अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों सिंक्रोनाइज तरीके से मूव करें ताकि वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाए, जिसको हम इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन ना हो इसलिए जो है एथलीट जो है लॉन्ग जंप से पहले भागते हैं। सिमिलरली अगर फास्ट बॉलर बॉलिंग करने से पहले तेज रनअप क्यों लेता है, क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ मोशन ना हो, ताकि उसकी लोअर बॉडी अपर बॉडी सेम पार्ट में मूव करें, जब वो बॉल फेंके तो उसको जो अपनी पीछे से गति का लाभ उसको मिले, इसलिए वो पहले रनिंग करता है, जिसको हम इनर्शिया ऑफ मोशन की एग्जांपल लेते हैं। अगला है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है वो देखते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से बॉल को घुमा रहा है, इस प्रकार से अगर बॉल को रोटेट कर रहा है, दिस स्ट्रिंग इज रिलीज, अगर वो स्ट्रिंग को किसी पॉइंट पे छोड़ देता है, अगर सी पॉइंट पे स्ट्रिंग को छोड़ दिया जाता है तो बॉल ए की तरफ जाएगी। अगर इस पॉइंट पे बॉल को छोड़ दिया जाता है तो बॉल ए की तरफ जाएगी टेंजेंशियल, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है टेंजेंशियल एक्ट कर रही है। ना ही बॉल इस तरफ जाएगी सी की तरफ, ना ही बॉल इसकी बी की तरफ जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी उसकी तरफ जाएगी, क्योंकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। बॉल अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करने देगी उस टाइम, क्योंकि उस पर कोई फोर्स उस टाइम एक्ट नहीं कर रही है। उस इंस्टेंट के ऊपर बॉल किस तरफ जाएगी, टेंजेंशियली इस तरफ जाएगी। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की एक परफेक्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि कोई भी कर्व के ऊपर अगर कर्व में टर्न है तो जो अंदर बैठा व्यक्ति है वो टर्न के दूसरी साइड जाता है,
क्योंकि वो बॉडी को एकदम से जो है टर्न नहीं करने देता, उसको इनर्शिया है, बॉडी उसको रेजिस्ट करती है कि उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होनी चाहिए। उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन अभी क्या है, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन स्ट्रेट है, वो एकदम से टर्न किया तो बॉडी रेजिस्ट करती है, अपर पार्ट जो है रेजिस्ट करता है, जिसको इनर्शिया कहेंगे। वो इनर्शिया उसको दूसरी तरफ लेके जाता है, जिसके कारण ये टर्न होते हैं। सो अगर मैं समराइज़ करूँ तीनों तरह के इनर्शिया को, तो मैं उसको समराइज़ कैसे कर सकता हूँ? ये तीनों तरह के इनर्शिया को मैंने समराइज़ किया है। टाइप ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर व्यक्ति गाड़ी चलना शुरू किया है, अगर गाड़ी चलना शुरू किया है तो जो अंदर खड़ा व्यक्ति है वो पीछे की तरफ जाएगा। इसी तरह इनर्शिया ऑफ मोशन में, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, एकदम से ब्रेक लगाते हैं तो व्यक्ति आगे की तरफ आएगा, या जो लॉन्ग जंपर है, लॉन्ग जंपर को पहले भागना पड़ेगा ताकि उसको इनर्शिया ऑफ मोशन ना रहे, ये उसकी एग्जांपल है। उसके बाद है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जब आप टर्न करेंगे इस तरफ, अगर आप टर्न कर रहे हैं तो आपकी बॉडी अंदर वाले व्यक्ति की इस तरफ टर्न करेगी, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। सेंटर के, सर्कल के सेंटर से ऑपोजिट साइड टर्न करेगी, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। सो तीन तरह के इनर्शिया मैंने डिस्कस किए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर मैं जो इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चनेयर अगर मैं आपसे पूछूं तो किस प्रकार का क्वेश्चनेयर है? अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, पहला क्वेश्चन है, राइट ऑल टाइप्स ऑफ इनर्शिया इन द बॉक्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। ए पैसेंजर इन ए बस टेंड टू फॉल बैकवर्ड, पीछे जाता है, व्हेन द बस स्टार्ट सडनली, दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। A passenger in moving bus tend to lean forward when the bus suddenly stops, this is due to inertia of motion, inertia of rest, inertia of direction, inertia of motion. In cricket, a bowler runs certain distance before releases the ball, this is due to inertia of motion, inertia of rest, inertia of direction, this is because inertia of motion. When driving a car, the driver move left side when turning towards right, this is due to inertia of motion, inertia of rest, inertia of direction, so this is because of inertia of direction. So ये कुछ एक बेसिक इसके क्वेश्चन बनते थे। इनर्शिया किस बॉडी का ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा है या जिसका मास कम है? इनर्शिया हम कैसे चेक करेंगे किसका इनर्शिया ज़्यादा है? बिकॉज इनर्शिया इज़ अ रेजिस्टेंस टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे बने रहना चाहती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में बने रहना चाहती है, इनर्शिया ऑफ मोशन। और अगर कोई बॉडी वन डायरेक्शन में जा रही है तो वन डायरेक्शन में बने रहना चाहती है, उसको अपनी स्टेट को चेंज करने की जो रेजिस्टेंस है, जिसको हम इनर्शिया कहते हैं। तो अगर मैं एक बॉल को, एक लाइट बॉल को अगर मैं किक करता हूँ तो वो दूर चली जाती है, और अगर मैं हैवी मास को, जो एक पत्थर है, उसको मैं किक करता हूँ तो वो वहीं पड़ा रहता है। जिससे पता चलता है कि जो इनर्शिया है, इनर्शिया जो उसके मास पे डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही उसका ज़्यादा इनर्शिया होगा। सो अगर मैं इस एग्जांपल में बात करूं, ये जो बेबी है, इसका मूव करना इजी है या एलिफेंट का मूव करना इजी है, किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? सो एलिफेंट का इनर्शिया ज़्यादा होगा, बेबी का इनर्शिया कम होगा। सो इनर्शिया जो है उसके मास पे डिपेंड करता है। सो दोस्तों, अब तक हमने डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट जो हमें एरिस्टोटल ने दिया और उसको कैसे गैलीलियो ने उसको नेगेट किया। उसके बाद हमने इनर्शिया के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ऑफ मोशन और ऑफ डायरेक्शन। तीनों तरह के मैंने आपको विजुअल दिखा के पढ़ाया। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ न्यूटन जब आया फिज़िक्स में, तो न्यूटन ने सारी की सारी फिज़िक्स को एक तरह से रेवोल्यूशनाइज़ कर दिया। अगर मैं न्यूटन के बेसिक्स के जो बर्थ एंड उसके बारे में बात करूँ, तो इंग्लैंड में इनका बर्थ हुआ है 1642 में, 1727 में इनकी जो है डेथ हुई है ग्रेट ब्रिटेन में। अब फिज़िक्स की कोई ऐसी ब्रांच न्यूटन ने नहीं छोड़ी है जो न्यूटन ने जिनको छुआ ना हो न्यूटन ने। सो कौन कौन से चीज़ें न्यूटन ने टच किया है? न्यूटन मैकेनिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में भी न्यूटन का नाम आएगा, जो जी फिगर है, जो जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। उसके बाद हमारा कैलकुलस, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ऑप्टिक्स में न्यूटन का नाम आता है, बाइनोमियल सीरीज मैथमेटिक्स में न्यूटन की देन है, और फिर न्यूटन मेथड, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स आइडेंटिटीज, न्यूटन मेटल, न्यूटन लाइन, न्यूटन गॉस लाइन, न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन रिंग्स, न्यूटन रिंग्स, स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ जाइंट्स, लिस्ट ऑफ ऑल अदर वर्क्स एंड कॉन्सेप्ट। सो ये बहुत लंबी फहरिस्त है न्यूटन ने क्या क्या काम किए हैं। फ़िलहाल मैं अपने जो टॉपिक पे आता हूँ, जो हम पढ़ रहे हैं, न्यूटन ने जो 3 लॉ दिए हैं। न्यूटन का पहला लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ इज़ एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज़ कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। सो बेसिकली फर्स्ट लॉ गैलीलियो से ही लिया गया है। गैलीलियो का जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, इनर्शिया का ही फर्स्ट लॉ उन्होंने बनाया है न्यूटन ने। एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट
or of uniform motion in a straight line unless it is compelled by some external force to change that state। कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगी उस स्टेट को मजबूर करेगी कि भाई अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो उसको कोई फोर्स लगेगी तो वो मोशन मूव होगा, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको कोई फोर्स लगेगी तो वो पहले रेस्ट में आएगा, अगर कोई डायरेक्शन दिस साइड है, ए साइड है, तो उसको कोई फोर्स लगेगी तो वो दूसरी साइड अपना चेंज करेगा। दिस इज बेसिकली फर्स्ट लॉ। सो फर्स्ट लॉ इज इनहेरेंटली द लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूटन का। सेकेंड लॉ हमें क्वालिटेटिव जो नेचर, जो फोर्स की कैसी क्वालिटेटिव नेचर होगी, फोर्स कैसे निकालनी है, उसके बारे में बताता है। ये कहता है, सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सेकेंड लॉ कहता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp अपॉन dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, और डायरेक्शन क्या होगी? चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। सो हमें पता है p क्या है? मोमेंटम है। p होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाऊंगा। मोमेंटम आपको पता है m इंटू वी। सो फोर्स का क्या हमारा यूनिट बन गया? फोर्स इज, लेट अस से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k कह दें, d बाई डी टी इंटू एम इंटू वी। सो फोर्स इज इक्वल टू k इंटू, अगर मास कांस्टेंट है, सो दिस विल बिकम dv अपॉन dt, dv अपॉन dt बिकम्स km इंटू a। सो दिस इज फोर्स। अगर मैं इस प्रकार का यूनिट सिलेक्ट करूं कि फोर्स इज इक्वल टू 1 यूनिट, मास इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 यूनिट, अगर मैं प्रैक्टिकली ऐसे सिलेक्ट करूं जो कि हम करते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। m इंटू ए में अगर मैं वैल्यू पुट करूं 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू 1 न्यूटन। सो जो ऐसा यूनिट है फोर्स का वो न्यूटन है। सेकेंड लॉ हमें फोर्स की क्वालिटेटिव वैल्यू देता है, कैसे निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मोमेंटम हमें पता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का कॉन्सेप्ट कैसे है वो भी मैं आपको अगले टॉपिक में समझा रहा हूँ कि मोमेंटम हमने कैसे टर्म क्वाइन की p इज इक्वल टू m इंटू वी कैसे आया, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो ये सेकेंड लॉ है। थर्ड लॉ क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। किसी भी बॉडी के ऊपर अगर कोई फोर्स एक्ट करती है तो वो बॉडी उसी फोर्स की अगेंस्ट, उसी फोर्स के अगेंस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट वे में उसको रिपेल करेगी। जिससे भी प्राय ये है कि फोर्स, चाहे किसी भी प्रकार की फोर्स हो, ग्रेविटेशन हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मैग्नेटिक फोर्स है, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। फोर्स हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करेगी, लेकिन फोर्स ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि लेट अस से अगर दो बॉडीज़ हैं 1 एंड 2, जो फोर्स 1 ऑन 2 एक्सर्ट कर रही है वो फोर्स 2 ऑन 1 एक्सर्ट कर रही है। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, सो ये इस साइड है, ये इस साइड है, सो दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ। अब मैं सबकी एक एक एग्जांपल मैं आपको देके समझाता हूं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ है क्या। जैसे ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ की एग्जांपल है। प्लेयर किक करता है बॉल को, पहले वो उसको रोकता है, उसकी चेंज ऑफ स्टेट होती है, क्योंकि कोई भी बॉडी अपनी चेंज ऑफ स्टेट को अगर उसको चेंज करना है तो हमें फोर्स चाहिए, जो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ है। सो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ की आप एग्जांपल देख सकते हैं। अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ की एग्जांपल की बात करूं तो वो मैं आपको दिखाता हूं। सो फ्रेंड्स, ये न्यूटन सेकंड लॉ की एग्जांपल है। कोई व्यक्ति जो है बॉल के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो रहा है। अगर वो कम फोर्स से हिट करता है तो बॉल का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आप देख सकते हैं कम हुआ। अगर वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगा के हिट करेगा, तो बॉल का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा होगा। ये उसने फोर्स लगाई, काफ़ी कम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ। जब उसने ज़्यादा फोर्स लगाई तो आप देख सकते हैं बॉल काफ़ी ऊपर तक जाती है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा होता है। सो आप देखेंगे ये उसने काफ़ी कम फोर्स लगाई है, सो बॉल का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हुआ है।
ये उसने ज़्यादा फोर्स लगाई, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई तो बॉल काफ़ी ऊपर तक गई, सो बॉल का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा हुआ। सो ये हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ की एग्जाम्पल है। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की एग्जाम्पल, जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस होगा। लिटिल फोर्स स्मॉल डिस्टेंस, मोर फोर्स मोर डिस्टेंस। वो जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है उतना ही वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। सो इसका मतलब है इन ऑर्डर टू गेट मोर डिस्टेंस मोर एक्सेलरेशन यू नीड टू अप्लाई हायर फोर्स बिकॉज F इज इक्वल टू m इंटू ए। सो जो हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ है ये उसकी एग्जाम्पल है। सो फ्रेंड्स, ये न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जाम्पल है। कोई व्यक्ति अगर कैनन से बाहर निकल रहा है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर कैनन उसको इजेक्ट कर रहा है तो कैनन भी पीछे उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही फोर्स के साथ कैनन भी पीछे जा रहा है। सो ये न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जांपल है, देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन बैकवर्ड। फॉर एग्जांपल दोस्तों, ये न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जांपल है। कोई व्यक्ति रोलर पे खड़ा है, वो फ्रंट में शूट कर रहा है और वो खुद पीछे की तरफ पुश होता जा रहा है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है उसके यहाँ पे, रोलिंग फ्रिक्शन है बहुत ही कम है। सो वो अपने आप पीछे जाता जा रहा है। वो पीछे की तरफ उसकी मूवमेंट ऑटोमेटिक है क्योंकि वो फायर सामने की तरफ कर रहा है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो उसका जो रिएक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन। ये फ्रेंड्स न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जांपल, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो कोई भी स्विमर है जब वो स्विमिंग कर रहा है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, वो पानी को पीछे पुश कर रहा है जिसके कारण पानी उसको उतनी फोर्स से आगे पुश कर रहा है और वो स्विमिंग कर पा रहा है। ये आप देख सकते हैं एक्शन फोर्स और ये रिएक्शन फोर्स। सो वो स्विमर क्या कर रहा है, स्विमर पुशेस द वाटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, वाटर एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द स्विमर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। इसी प्रकार फ्रेंड्स, ये न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जांपल कि जब कैनन से बॉल फायर हो रही है तो बॉल आगे की तरफ जा रही है, फोर्स ऑन द बॉल इज ऑन दिस डायरेक्शन, फोर्स ऑन द कैनन इज ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो ये हमारा न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जांपल है। कैनन पीछे की तरफ आ रही है, बॉल आगे की तरफ जा रही है। फ्रेंड्स, न्यूटन थर्ड लॉ की सबसे कॉमन एग्जांपल है जो हम चलते हुए यूज़ करते हैं। जब हम चलते हैं तो हम ग्राउंड को इस एंगल से पुश करते हैं नीचे की तरफ, तो हमारी जो रिएक्शन आती है, जो ग्राउंड हमें रिएक्शन देती है इस तरफ, जो ग्राउंड हमें रिएक्शन देती है तो उसका जो फॉरवर्ड कंपोनेंट होता है, उसका जो आगे का कंपोनेंट होता है, उससे हमें आगे की तरफ जाने की फोर्स मिलती है। तो ये हमारा जो चलना है, हमारा चलना ही तभी पॉसिबल है जब हम ग्राउंड को नीचे इस एंगल पे पुश करते हैं और वो हमें रिएक्शन मिलता है। सो हमारा जो चलना है वो न्यूटन थर्ड लॉ की परफेक्ट न्यूटन थर्ड लॉ की एक और एग्जाम्पल फ्रेंड्स, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति बॉल फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहा है और वो रोलर पे बैठा है, रोलिंग फ्रिक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो वो अपने आप को पीछे की तरफ अपने आप ही चला जाता है। सो जो बॉल की तरफ उसने आगे फोर्स लगाई और बॉल ने उसकी तरफ पीछे की तरफ फोर्स लगाई, जिसके कारण वो पूरे का पूरा सिस्टम पीछे चला गया। सो एक और एग्जांपल है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। फ्रेंड्स, ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एक अनदर एग्जांपल, अगर कोई व्यक्ति नाव से चढ़ के किनारे पे आ रहा है तो वो एकदम से आके किनारे पे आएगा और उसका पिछला जो पैर है उसको बैक पुश करेगा, तभी वो किनारे के ऊपर जाएगा। तो इसको हम एक्शन बोलेंगे और इसको रिएक्शन बोलेंगे। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एक और एग्जांपल है। इस प्रकार हमने कुछ एग्जांपल्स देखे न्यूटन फर्स्ट लॉ के, सेकंड लॉ के, थर्ड लॉ के। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा मोमेंटम का कॉन्सेप्ट और इम्पल्स का कॉन्सेप्ट। ये चेंज ऑफ मोमेंटम और इम्पल्स का कॉन्सेप्ट क्या है। इससे पहले फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि न्यूटन के लॉज एक दूसरे से डिराइव हम कर सकते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ से अगर मैं एक्सेलरेशन ज़ीरो कर दूं, अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो मीन्स वेलोसिटी अगर हमारी कांस्टेंट है तो इसका मतलब फोर्स ज़ीरो हो जाएगी। उस केस में फोर्स ज़ीरो मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए आपको किसी भी फोर्स की ज़रूरत नहीं है। सो ये हमारा फर्स्ट लॉ है। इसी प्रकार न्यूटन थर्ड लॉ भी हम न्यूटन सेकंड लॉ से डिराइव कर सकते हैं। सो न्यूटन सेकंड लॉ जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूटन सेकंड लॉ हमारे को क्वालिटेटिव वैल्यू देता है फोर्स की, और न्यूटन थर्ड लॉ और न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन सेकंड लॉ से हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर मैं उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करूं तो यहाँ पे इसी इक्वेशन में अगर मैं देखूं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी अपॉन डी टी। अगर मेरी एक्सटर्नल फोर्स किसी भी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो उस पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, उसका टोटल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का भी कॉन्सेप्ट ये मैंने आपको समझाया कि कोई भी अगर आउटर फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, तो उसके अंदर पार्टिकल एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो वो इंटरनल फोर्सेस से करेंगे, जो न्यूटन हमारे थर्ड लॉ में कवर होती हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो इंटरनल फोर्सेस का जो सम है ज़ीरो रहेगा और ओवरऑल जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। आइए एक बार मोमेंटम और इम्पल्स की बात करते हैं। मोमेंटम एंड इम्पल्स क्या है, कैसे हम इनको अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, आइए।
सो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स मोमेंटम। मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्या है? जब हम एक स्मॉल पीस को स्टोन को स्मॉल पीस ऑफ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ स्मॉल हाइट ऑन अ ग्लास, अगर हम ग्लास के ऊपर एक छोटा सा पत्थर फेंकते हैं कम दूरी से तो वो नहीं टूटता है, लेकिन अगर मैं बहुत भारी पत्थर उस ग्लास पे फेंकता हूँ तो वो टूट जाता है। सेम वेलोसिटी से गिरता है क्योंकि हाइट अगर सेम है लेकिन मास में डिफरेंट है। सो मास जो पत्थर का है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ स्टोन। सो इसका मतलब है कि उसमें कोई ना कोई क्वांटिटी ऐसी है जो मास पे डिपेंड करती है। दूसरी एग्जांपल अगर मैं लूँ, ऑन द अदर हैंड ए ग्रेटर एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन। अगर गन से बुलेट फायर की जाती है उसको रोकने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है देन टू स्टॉप अ बुलेट ऑफ सेम मास व्हेन जस्ट थ्रोन बाय हैंड। अगर मैं गन की बजाय अगर हाथ से ऐसे बुलेट थ्रो करके मारता हूँ तो उसको रोकने के लिए कम एनर्जी लगानी पड़ती है, जिसका मतलब है कि एक कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है क्योंकि दोनों साइड में मास सेम है। सो इसका मतलब है कि ऐसी कोई क्वांटिटी है जिसको हम अगर P से डिनोट कर दें तो P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम के हम जो हमारे यूनिट हैं दैट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। और जैसे मैंने बताया था फोर्स के यूनिट थे हमारे, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। सो इसके यूनिट थे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड 1 न्यूटन। अगर मैं SI यूनिट की बात करूं, अगर मैं CGS यूनिट की बात करता हूं, CGS यूनिट में हमारा हो जाएगा 1 ग्राम एंड 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम डाइन बोलते हैं, DYNE। एंड आप 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये ड्राइव करना बड़ा इजी है, हमने यूनिट्स एंड डायमेंशन वाले में ड्राइव किया था। कैसे ड्राइव करेंगे? 1 किलोग्राम पर मीटर, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह अगर मैं, ये हमारा 1 न्यूटन है, अगर मैं इसकी जगह किलोग्राम की जगह 10⁻³ ग्राम इंटू 10⁻² सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 10⁵ ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज डाइन, सो दिस इज डाइन। सो 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन। सो अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, मोमेंटम के यूनिट हमारे किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। जो मोमेंटम है फोर्स के साथ किस प्रकार के रिलेशन में है? F इज इक्वल टू dp/dt। और फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? फोर्स की डायरेक्शन होगी चेंज ऑफ मोमेंटम की जो डायरेक्शन है। या अगर मैं बात करूं P इज इक्वल टू m इंटू वी। सो अगर मैं इसमें P इज इक्वल टू m इंटू वी पुट कर देता हूं तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? m इंटू dv/dt। सो जो वेलोसिटी की चेंज की डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन है। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ मोमेंटम को तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। लेट अस से अगर हमारा P कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट है, सो हमारा M और V में क्या रिलेशन होगा? M एंड V विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल लाइक दिस। अगर हम सेम तरह का मोमेंटम है तो अगर जो हमारी हैवी बॉडी है उसकी वेलोसिटी कम होगी और जो हमारी लाइटर बॉडी जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ये अभी मैं आपको एग्जांपल से भी दिखाऊंगा कि m इंटू वी कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारा मास कांस्टेंट है, इफ़ m इज़ कांस्टेंट, m कांस्टेंट है हमारा, तो हमारा रिलेशन p और v का इस प्रकार का होगा। जिस बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा है उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। अगर हमारा मास दोनों बॉडीज़ का कांस्टेंट है और अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेट अस से v अगर कांस्टेंट है, सो अगर v कांस्टेंट है तो हमारा p और m का रिलेशन इस प्रकार का होगा। जिस बॉडी का मास ज़्यादा है उसका लीनियर मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। सो ये कुछ लीनियर मोमेंटम के बेसिक्स थे। आगे हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम कंजर्व कैसे रहता है? सो फ्रेंड्स, ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। उस व्यक्ति ने जो पुश दिया है, जो मोमेंटम ट्रांसफ़र किया, दोनों को सेम किया है, लेकिन जिस व्यक्ति का मास कम है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, जिस व्यक्ति का मास ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी कम है। बिकॉज इन दिस केस P इज़ कांस्टेंट। सो जो मैंने आपको सबसे पहला कर्व करवाया था, सबसे पहले कर्व में हमारा क्या था? हाइपरबोलिक रिलेशन था। आपको याद होगा, अगर हमारा मोमेंटम उसने कांस्टेंट ट्रांसफ़र किया है तो जिस व्यक्ति का मास कम है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और जिस व्यक्ति का मास ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी कम है। ये आप इनर्शिया में भी यूज़ कर सकते हैं इस एग्जाम्पल को, क्योंकि मास जो है, इनर्शिया जो है किस पे डिपेंड करता है? मास के ऊपर। सो जिस व्यक्ति का मास ज़्यादा है
वो अपनी चेंज को उतना ही ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा है, और जिस व्यक्ति का मास कम है वो अपनी जो चेंज ऑफ स्टेट को उतना कम रेजिस्ट कर रहा है। सो इनर्शिया में भी यूज़ कर सकते हैं एग्जाम्पल को, और मोमेंटम में भी इस एग्जाम्पल को आप यूज़ कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और उसके बाद हम बात करेंगे इम्पल्स की कि इम्पल्स क्या है। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसा कि आपको पता है कि जो फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन क्या है, फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो हमें फोर्स की वैल्यू देता है। सो अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर हमारी फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब है अगर फोर्स इज इक्वल टू 0 है, दिस इम्प्लाइज dp अपॉन dt, टाइम रेट ऑफ चेंज उसका 0 है, इसका मतलब है p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो उसका मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है चेंज नहीं हो रहा है, उसका मोमेंटम कांस्टेंट है। जैसा कि इसमें डिराइव किया हुआ है, डिराइव द डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। कंसिडर सिस्टम ऑफ आइसोलेटेड पार्टिकल जिसमें कि n पार्टिकल अगर मैं मान लूँ m1 m2 m3 सो ऑन mn, और इसकी वेलोसिटी v1 v2 v3 सो ऑन vn। सो टोटल लीनियर मोमेंटम जो होगा सिस्टम का क्या होगा, p1 प्लस p2 प्लस p3 सबका सिंपल सम जो वेक्टर सम है। F is the external force acting on the system according to Newton's second law. F is equal to dp upon dt. For an isolated system, F is equal to 0. 0 वेक्टर आएगा यहाँ पे। F is equal to 0, so it means dp upon dt is equal to 0. So it means p is equal to constant. So in absence of any external force, total linear momentum of the system is constant. This is law of conservation of linear momentum. अब ये हमने conservation of linear momentum derive किया हमने न्यूटन सेकंड लॉ से। न्यूटन थर्ड लॉ से भी हम इस फॉर्मूले तक पहुंच सकते हैं। कैसे? अगर न्यूटन थर्ड लॉ की मैं यूज करूं, डिराइव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो फ्रेंड्स, न्यूटन थर्ड लॉ से हम कैसे डिराइव करेंगे, जैसा इस एग्जांपल में दिया हुआ है कि दो बॉडीज हैं, लेट अस से A एंड B। इनिशियली इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, ये जा रहे हैं, ये आपस में कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करते हैं तो A जो है इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है FB और ड्यू टू A, FBA इस डायरेक्शन में, और इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है FA ड्यू टू B इस डायरेक्शन में। सो एज पर न्यूटन थर्ड लॉ जो है, फोर्स ऑन A ड्यू टू B विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन B ड्यू टू A। अगर मैं टाइम ड्यूरेशन की बात करूं, फोर्स ऑन A ड्यू टू B इंटू डेल्टा टी, जितने टाइम के लिए वो कोलिजन हुई है उतने टाइम के लिए फोर्स ऑन B ड्यू टू A लगी है इंटू डेल्टा टी। सो ये दोनों इक्वल हैं। अब ड्यूरिंग कोलिजन और उसके बाद आफ्टर कोलिजन लेटर से A की वेलोसिटी हो गई है v1 एंड B की वेलोसिटी हो गई है लेटर से v2। सो इसका मास लेटर से m1 है, ये m2 है। सो इम्पल्स क्या होगी, इम्पल्स ऑफ FAB क्या है, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। FAB है इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन A जो B एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ A। चेंज इन मोमेंटम ऑफ A कितना हो गया, अब है m1 v1, पहले कितना था m1 u1। और इम्पल्स ऑफ FBA क्या है, फोर्स ऑन B ड्यू टू A, वो इस डायरेक्शन में है, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो वेलोसिटी v2 जो है चेंज हो गई है, पहले इसके था m2 इंटू v2 माइनस m2 इंटू u2। यह क्लियर है फ्रेंड्स। इम्पल्स FAB की कितनी है, इम्पल्स FBA की कितनी है, दोनों हमने निकाल ली। इम्पल्स दोनों पहले हमने बता चुके हैं, फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तो इम्पल्स क्या होंगी, दोनों बराबर होंगी। दिस विल बी इक्वल, नेगेटिव इक्वल, हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे। यहाँ से हमारा आ जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 v2 माइनस m2 इंटू u2। इसको अगर हम सॉल्व कर लें, अगर u1 की टर्म को हम इस साइड ले जाएं, ये हमारा बन जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2। दिस इज इक्वल टू हमारा, अगर मैं v2 वाली टर्म को इस साइड ले आऊँ, दिस विल बिकम m1 v1 प्लस m2 इंटू v2। सो ये क्या है फ्रेंड्स, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हमारा इनिशियल मोमेंटम है m1 u1 प्लस m2 u2,
एंड ये हमारा फाइनल मोमेंटम है m1v1 प्लस m2v2, यही आप यहाँ से निकाल सकते हैं m1v1 प्लस m2u2 फाइनल मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2, ये हमारा इनिशियल मोमेंटम है। सो टाइम लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन ये हमारे इक्वल हैं क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। सो न्यूटन थर्ड लॉ से हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे निकालना है वो मैंने आपको फ्रेंड्स कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अभी हमने पढ़ा, उसके ऊपर प्रैक्टिकल एग्जांपल हम जो डेली लाइफ में देखते हैं, ये देखिए सबसे पहला रिक्वायल ऑफ ए गन। अगर कोई गन है, सबसे पहले मैं देखता हूँ रिक्वायल ऑफ अ गन। अगर कोई गन है जिसका लेटर से मास m है, ये गन की नोज़ल है, यहाँ से बुलेट फायर करती है, लेटर से दिस इज़ m, और ये हमारी छोटी बुलेट जो है फायर हुई, लेटर से दिस इज स्मॉल m। सो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का जीरो है, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सो ये हमारी लेटर से u वेलोसिटी से फायर हुई इस डायरेक्शन में, तो ये रिक्वायल होगी पीछे v वेलोसिटी से। सो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो, फाइनल मोमेंटम हमारा क्या होगा m इंटू यू प्लस m इंटू वी। अगर मैं वेक्टर की बात करूँ, सो v विल बी इक्वल टू दैट इज इक्वल टू माइनस m अपॉन m इंटू यू। सो नेगेटिव साइन हमें इंडिकेट कर रहा है कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है, और इसीलिए कहा जाता है कि आप शोल्डर के साथ लगा के रखो। व्हेन फायरिंग ए बुलेट गन शुड बी हेल्ड टाइट टू द शोल्डर, क्योंकि वो आपका लेटर से अगर कोई व्यक्ति इसको m1 अगर कोई व्यक्ति है, मास है, तो यहाँ पे m प्लस m1 हो जाएगा, उस व्यक्ति का मास m1 इसमें ऐड हो जाएगा, और जो हमारी v हो जाएगी v कंसिडरेबली लेस हो जाएगी, रिक्वायर्ड वेलोसिटी विल बी कंसिडरेबली लेसर। इसलिए जो है इसको कहा जाता है कि अपने शोल्डर के साथ आप लगा के रखो। इफ़ द गन इज हेल्ड टाइटली अगेंस्ट द शोल्डर देन द बॉडी एंड द गन टुगेदर विल कॉन्स्टिट्यूट वन सिस्टम, वो वन सिस्टम बन जाएगा। दूसरा मैं एग्जांपल आपको दिखाना चाहता हूँ, कोई भी बॉम्ब है एट रेस्ट है, सो बॉम्ब एक्सप्लोड करता है, तो उसके कितने n नंबर ऑफ अगर पार्टिकल हों, तो पहले सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व था, सो नेक्स्ट टाइम भी सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। वो किस प्रकार कंजर्व रहेगा, दे विल जो मोमेंटम होगा, द टोटल मोमेंटम आफ्टर द एक्सप्लोजन इज जीरो। क्यों? Momentum of various parts can be represented by sides of a closed polygon taken in same order. So उसके जितने भी पार्टिकल होंगे उनका मोमेंटम हम एक पॉलीगन के तहत, लेटर से उसके 5 पार्टिकल निकले तो उसमें 5 पार्टिकल एक पॉलीगन के तहत एक्ट करेंगे, क्लोज्ड पॉलीगन के तहत, टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मीन्स सारे सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, सो इसका मोमेंटम इस प्रकार एक्ट करेगा। सो कहने का अभिप्राय ये है कि अगर एक बॉम्ब है, अगर वो एक्सप्लोड करता है 2 पार्टिकल में, तो एक पार्टिकल इस साइड जाएगा, दूसरा पार्टिकल इस साइड जाएगा। अगर इक्वल पार्टिकल हैं, इक्वल मास के पार्टिकल हैं, अगर वो 3 पार्टिकल में एक्सप्लोड करता है तो एक इस साइड जाएगा, दूसरा इस साइड जाएगा, तीसरा इस साइड जाएगा 120 डिग्री के एंगल पे। अगर 4 पार्टिकल में एक्सप्लोड करता है तो आप इस तरफ जाएगा, इस तरह से जाएगा 90 डिग्री के एंगल पे, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। 5 हैं तो इस प्रकार से अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। 6 हैं तो कितने भी पार्टिकल हैं, दे विल मूव, देयर मोमेंटम विल बी इन सच ए वे दैट they can be added by the sides of a closed polygon taken in same order. So ये बॉम्ब एक्सप्लोजन के क्वेश्चन हम आगे ट्राई करेंगे फ्रेंड्स, ये कई बार आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के। और ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इनको मैं आपको दिखा भी देता हूँ रिक्वायर्ड वेलोसिटी कैसे लगता है। अगर मैं इसकी फ़ोटो दिखा पाऊँ तो इसमें आप समझ पाएंगे रिक्वायर्ड वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है क्या, तो बताया। रिक्वायर्ड वेलोसिटी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति जो है शूट करते टाइम ये कहा जाता है कि आप गन को हमेशा अपने कंधे के साथ लगा के रखो, क्योंकि जैसे ही आप शूट करेंगे तो गन में से बुलेट निकल के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और गन पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी, तो आपका शोल्डर और गन एक सिस्टम बन जाए ताकि उसमें आपको चोट ना लगे और एक सिस्टम की तरह मूव करें, तो उसमें रिकॉइल वेलोसिटी कम से कम हो। लेकिन अगर आप इस प्रकार से गन पकड़ेंगे और इस प्रकार शूट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी गेट हर्ट। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एक परफेक्ट एग्जाम्पल। सिमिलरली फ्रेंड्स, ये भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कोई व्यक्ति अगर शूट कर रहा है, वो कंधे के साथ अपने जोड़ के नहीं रख रहा गन को, तो इस प्रकार से उसको रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगी और इस प्रकार से वो रिवर्स मोमेंटम में जाएगा। फ्रेंड्स, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की एग्जांपल एक बॉम्ब एक्सप्लोजन, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, बॉम्ब एक्सप्लोड किया है तो उसके इतने टुकड़े इस प्रकार से मूव करेंगे कि उनका सबका ओवरऑल मोमेंटम जो होगा, वेक्टर जो एडिशन होगी वो ज़ीरो होगा। दे विल एक्ट ऑन दी
diagonals on they will act along the lines of a closed polygon taken in the same order. सेम ऑर्डर में अगर कोई पॉलीगन ली जाए तो उनका मोमेंटम उसके जो सेम ऑर्डर में लिया जाएगा तो उसकी साइड्स के अकॉर्डिंगली वो रिप्रेजेंट करेंगे. सो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की एग्जांपल. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इम्पल्स. इम्पल्स का मतलब है कोई भी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हमें चाहिए जो कि फोर्स जो कि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लग रही हो, बहुत ज़्यादा फोर्स बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगे, उसको मेज़र करने के लिए जो क्वांटिटी चाहिए उसको हम इम्पल्स कहते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल फोर्स एक्सर्टेड बाय बैट वाइल हिटिंग ए बॉल, वो कितनी फोर्स कितने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगा रहा है उसको हम इम्पल्स कहेंगे, इम्पल्स ऑफ दैट फोर्स. ब्लो ऑफ अ हैमर ऑन अ नेल, कोई नेल को अगर हम हैमर से हिट कर रहे हैं. फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर्सन व्हेन ही फॉल्स फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन अ मार्बल फ्लोर. तो ये इम्पल्स की कुछ एग्जांपल्स हैं. इम्पल्स की डेफिनेशन क्या है फ्रेंड्स? इम्पल्स की डेफिनेशन है फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन दैट इज टोटल चेंज इन मोमेंटम. कैसे टोटल चेंज इन मोमेंटम कैसे है? अगर मैं अगर मैं डी जे से डिनोट करूँ, डी जे इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी. अगर फोर्स F है, dt है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है डी जे इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी. अगर मैं टाइम ड्यूरेशन T1 से T2 के बीच में ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, T1 से T2 के बीच में हमारी टोटल इम्पल्स कितनी गई है, देन दिस विल बी इक्वल टू टोटल इम्पल्स J. सो J इज इक्वल टू T1 से T2 में अगर मेरे को फोर्स एंड टाइम ग्राफ दिया है, फोर्स एंड टाइम ग्राफ लेट अस से दिस है और यहाँ पे हमारा T1 है, लेट अस से दिस इज T1, दिस इज T2. देन T1 से T2 के बीच में इस एरिया का जो एरिया होगा, इस कर्व का एरिया होगा, दिस विल बी द इम्पल्स फ्रॉम T1 टू T2. सो अगर मैं 0 से लेके T तक का फाइंड करना चाहूँ पूरा एरिया, सो वो मेरे को टोटल इम्पल्स मिल जाएगी. अगर मैं इस एरिया को अगर मैं स्क्वायर शेप में लिखना चाहूँ, अगर मेरी फोर्स यूनिफॉर्म है, दिस साइड इज़ फोर्स, दिस साइड इज़ टाइम. अगर मेरी फोर्स यूनिफॉर्म एक्ट कर रही है, इफ यूनिफॉर्म फोर्स इज एक्टिंग, देन टाइम T1 से T2 के बीच में जो टाइम होगा हमारा लाइक दिस, ये हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा या रेक्टेंगल बन जाएगी. इस केस में हमारा टोटल इम्पल्स आ जाएगा F इंटू T2 माइनस T1. एंड इस केस में हमें एरिया अंडर द कर्व होगा, दैट विल बी इम्पल्स. सो ये हमारा अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं तो अगर हम वैल्यू पुट कर दें F dt, दिस इज इक्वल टू dp, because you remember F is equal to dp upon dt. so F dt is equal to dp. अगर मैं F dt की वैल्यू पुट कर दूँ, J is equal to इंटेग्रल dj and this is equal to इंटेग्रल F dt. F dt की अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ, this will be equal to dp. dp means p1 to p2. so J हमारा क्या होगा, इम्पल्स क्या होगी हमारी, p2 माइनस p1, दैट इज चेंज इन मोमेंटम. सो इम्पल्स का हमारा फॉर्मूला है इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन, दैट इज टोटल चेंज इन द मोमेंटम. मोमेंटम में कितना चेंज आया, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व ऑफ फोर्स एंड टाइम. फोर्स और टाइम का अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है तो आप उसमें से उस कर्व के एरिया के उस कर्व के नीचे कितना एरिया आ रहा है उससे आप इम्पल्स निकाल सकते हैं. सो वो इम्पल्स होगा. इम्पल्स के हमारे डायमेंशंस हैं mL/t-1, यूनिट इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है, CGS यूनिट इज़ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड. सो ये हमारा इम्पल्स है. और इम्पल्स का मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं. फ्रेंड्स, ये इम्पल्स की बड़ी अच्छी एग्जांपल. इम्पल्स में हमने जैसे मैंने आपको पढ़ाया, इम्पल्स का मतलब है फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन एंड दैट इज़ इक्वल टू चेंज इन दी मोमेंटम. सो जब कोई बल्लेबाज अपने बैट से बॉल को हिट करता है तो उसने एक पर्टिकुलर जो इम्पल्स है, इम्पल्स ऑफ फोर्स, उसको ट्रांसफ़र कर दिया. एक बड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में उसने बहुत ज़ोर से हिट किया तो एक पर्टिकुलर इम्पल्स वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र होगी, उसका मोमेंटम चेंज हो गया बॉल का. जब वो कैच करने के लिए बॉलर के पास आ रहा है तो सेम इम्पल्स आ रही है. जो जे है, जे कांस्टेंट है, उस केस में जे हमारा कांस्टेंट है, तो उस केस में जो फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन है, अगर वो व्यक्ति अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ा लेगा कैच करने का, जैसे कि उसने यहाँ से कैच शुरू किया, वो धीरे धीरे करके कैच को लोअर करता जा रहा है, अपनी आर्म्स को धीरे धीरे करके वो अपने कैच को पकड़ रहा है. सो उसने टाइम ड्यूरेशन बढ़ा लिया क्योंकि जे कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इम्पल्स जो उसने पहले जिस बल्लेबाज ने हिट किया तो उसने जितनी इम्पल्स ट्रांसफ़र करी है जो फील्डर के पास उतनी इम्पल्स से पहुंची है, जे कांस्टेंट है. सो उसके ऊपर जो उसके हाथ के ऊपर फोर्स लगेगी, जो बॉल उसके हाथ पे फोर्स एक्सर्ट करेगी वो कम करेगी और वो आसानी से बॉल को पकड़ लेगा. सो ये बड़ी ही
एक आसान एग्जांपल है इम्पल्स की। इम्पल्स में जो इम्पल्स उसने ट्रांसफ़र करी, पहले बल्लेबाज ने जो हिट करी वही उसके पास आई। इम्पल्स हमारी कांस्टेंट है, अगर वो उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा लेगा, कैच आराम से पकड़ेगा, हाथ पीछे करके पकड़ेगा तो उसको कम हिट करेगी। सिमिलरली इम्पल्स की दूसरी एग्जांपल हम कहते हैं शॉकर। जो गाड़ी में शॉकर लगे होते हैं, जब गाड़ी को जर्क लगती है तो इम्पल्स हमारी कांस्टेंट है और उसमें हम टाइम ड्यूरेशन बढ़ा लेते हैं, क्योंकि स्प्रिंग लगे होते हैं, उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है। जर्क को ऊपर ट्रांसफ़र होने के लिए टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, तो ऊपर जो जर्क आती है, जो ऊपर फोर्स आती है, जो अंदर उसके अंदर व्हीकल के अंदर पैसेंजर बैठे हैं उनको वो जर्क कम लगता है, इसलिए शॉकर लगवाए जाते हैं। और ये इम्पल्स की कुछ एक एग्जांपल्स हैं। सो फ्रेंड्स, ये आप घर बैठ के आप पढ़ें, थ्योरी है। आज का टॉपिक हमने सारा थ्योरेटिकल पढ़ा है, कैसे जो है हम न्यूटन सेकंड लॉ से न्यूटन फर्स्ट लॉ डिराइव कर सकते हैं, कैसे हम न्यूटन सेकंड लॉ से न्यूटन थर्ड लॉ डिराइव कर सकते हैं, कैसे हम चेंज ऑफ मोमेंटम से हम इम्पल्स के फॉर्मूले कैसे निकालेंगे, उसके बाद हम कैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालेंगे सेकंड लॉ से, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालेंगे थर्ड लॉ से। ये आप घर बैठ के ट्राई करें, थ्योरी है, थ्योरी पढ़ें आप। और नेक्स्ट टाइम मैं जो इसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन लूँगा, इम्पल्स के ऊपर क्वेश्चन लेंगे, एरिया अंडर द कर्व वाले। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि रॉकेट प्रोपल्शन फार्मूला, जहाँ पे आप देखेंगे जो मास है, मास भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। देयर विल बी अ टर्म कॉल्ड dm/dt, वो हम अगली बार पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।